प्रेजेंट टेंसेस सबसे पहला काम आपने जो बच्चे से करवाना होता है वो टेंसेस के नाम अच्छे से याद करवाने होते हैं। एक दफा नाम अच्छे से याद हो जाए तो फिर एक टेंस से दूसरे टेंस में बच्चा क्विकली जो है वो पहुंच जाता है, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेता है और बात जल्दी समझ आती है। कि ये नहीं कि वो टेंस का नाम सोचता रहे और बात वो कहीं और पहुंच रहा हो और उस्ताद जो है कहीं और चला जाए। तो ये जल्दी एक टेंस से दूसरे टेंस में स्विच करना होता है, तो ये बहुत क्विकली नाम याद करने होते हैं। यानी एक सांस में अगर 12 के 12 नाम याद आ जाए तो बड़ी बात होती है। जितना क्विकली बच्चे को टेंस के नाम याद होंगे उतना उसको ज्यादा आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगी। प्रेजेंट टेंसेस में चार टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद जो है अब हमारे पास है टेंस एस्पेक्ट ऑफ द वर्ब। ये रिवीजन है जो पहले टेंस में भी मैं आपको बता चुका था। टेंस का मतलब द टाइम ऑफ एक्शन होगा कि कोई एक्शन किस वक्त हो रहा है, उसका जमाना कौन सा है, यानी प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। टाइम ऑफ एक्शन यानी उसका जमाना, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एस्पेक्ट चार होते हैं: डेफिनेट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब एस्पेक्ट का वैसे क्या मतलब होता है? एस्पेक्ट जो है वो नेचर ऑफ एक्शन को बताता है। अब एक्शन एक्शन हो रहा है, उसका अगर आपने टाइम बताना है तो टेंस हो गया। अगर आपने उसकी नेचर बतानी है यानी वो कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग है या रिपीटेड है, तो आपने उसका एस्पेक्ट बताना है। दो ही बातें वर्ब के बारे में है, दो ही बातें एक्शन के बारे में है। क्योंकि जो एक्शन वर्ब दो तरह से इंग्लिश में होते हैं: एक होता है स्टेटिव वर्ब जो हालत को बताता है, और एक होता है एक्शन वर्ब जो एक्शन को बताता है। टेंस एक्शन वर्ब के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो एक्शन होगा उस एक्शन का टाइम और उस एक्शन की नेचर, ये दो बातें आपने बतानी है। अगर तो वो स्टेटिव वर्ब है फिर तो उसका सिर्फ टाइम टाइम होगा, यानी वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, बस। अगर वो एक्शन है तो फिर टाइम के साथ आपको उसका एस्पेक्ट भी देखना होगा, यानी नेचर ऑफ एक्शन भी देखना होगी कि वो नेचर जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग है या रिपीटेड है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूं, इसमें सिर्फ टेंस है प्रेजेंट है। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म था, यानी इसका जो टेंस है वो पास्ट है, इसमें एस्पेक्ट नहीं है, इसमें नेचर ऑफ एक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटिव है। स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं, स्टेटिव वर्ब्स का सिर्फ टेंस होता है, उनका नेचर ऑफ एक्शन एक्शन है ही नहीं, तो नेचर कहां से आएगी? तो अब जब आप आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम ईटिंग फूड, अब जब आप एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, एक्शन को बताएंगे, तो अब आपको दो चीजों की जरूरत होगी: एक आप उसका टेंस, और अब आपको दूसरा उसका एस्पेक्ट देखना होगा, यानी नेचर ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन। नेचर ऑफ एक्शन दो तीन तरह से हुई: कंप्लीटेड, ऑनगोइंग, रिपीटेड। कंप्लीटेड, ऑनगोइंग, रिपीटेड, याद रखना आप। ये जो चार हैं आगे एस्पेक्ट्स हैं इसके: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो दो ग्रीन है, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये आपके जो एक्शंस हैं ऑनगोइंग है उनको बताता है। परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीटेड होता है, ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। और इंडेफिनिट रिपीटेड एक्शन को बताता है। अच्छा, एक और बात होगी मजे की, वो मैं आगे चल के आपको इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, तो वक्त के साथ साथ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इन चीजों की। तो कंटिन्यूअस के लिए ऑनगोइंग हो गया, यानी इसमें भी ऑनगोइंग, इसमें भी ऑनगोइंग और इसमें कंप्लीटेड एक्शन, इतनी सी बात है। आप इंडेफिनिट को रिपीटेड होता है, अभी थोड़ा इस पे फोकस कम रखा करें, आप इन पे आप ज्यादा फोकस रखें। तीन है ये दो एस्पेक्ट बनते हैं, ये ऑनगोइंग और ये जो परफेक्ट है ये कंप्लीटेड, इन पे आपने ध्यान रखना है। तो फिर दोहरा लें: एक्शन का टाइम टेंस होता है, एक्शन का नेचर एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट कंप्लीटेड, ऑनगोइंग, रिपीटेड, या। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो पढ़ने वाले हैं उसमें है इंडिकेशन है इसकी, यानी पहचान है, फिर फॉर्मेशन के तरीके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर उसके इस्तेमालात बताएंगे, और उसके बाद जो है कंजुगेशन होगी। कंजुगेशन ये थोड़ी सी तरतीब की आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि जब पढ़ाता हूँ तो लकीर के फकीर नहीं बनाता, मैं सोचने समझने की सलाहियत बच्चों में जरूर क्रिएट करता हूँ। तो आप जो है देखना है आपने, ये सामने आपके आप क्या स्लाइड आती है जी। तो ये है आपका क्या है, कंजुगेशन पहले आई पड़ी है, गो है। गो की जो कंजुगेशन है, जैसे आई गो। अच्छा, इस टेंस में जो कंजुगेशन बनेगी वो देख लें: आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग,
he is going, she is going, it is going, they are going। ये आपने समझ के रखना है कि इसकी कॉन्जुगेशन कैसे बनेगी। यानी आई वी के साथ आपने क्या, आई के साथ एम लगाना है, वी यू के साथ आपने आर लगाना है, दे के साथ भी आर लगाना है, वी यू दे के साथ आपने आर लगा दिया, ही शी इट के साथ आपने इज लगा दिया। कुछ समझे, कुछ याद आया? तो अभी तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, मैंने पिछले टेंस में आपको बोला था कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल है। तो इज जो है वो सिंगुलर है, आर जो है वो प्लूरल है। यहां से देखना शुरू करें, दे क्या है, प्लूरल है, ज्यादा, आर लगा दिया। इट, शी और इट एक चीज के लिए होता है, जानवर हो जाए, इज लगा। शी एक औरत के लिए होता है, इज लगा। ही एक मर्द के लिए होता है, इज लगा। यानी कि ये तीनों सिंगुलर थे तो हमने एक एक लगाया, इज लगाया। और उसके बाद यू जो है, यू देखें, अब यू को भी समझना होता है। यू एक भी हो सकता है, यू ज्यादा भी हो सकते हैं। यू से नहीं पता चलेगा आपको यू ज्यादा है या यू एक है, लेकिन इसके बाद जो जुमला होगा वो आपको बताएगा कि यू एक है या यू ज्यादा थे। लेकिन एक्शन में तो फिर वैसे नहीं पता चलना। जैसे यू आर गोइंग, तो इसमें यू एक भी हो सकता है, यू ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये चीज देख लेनी है आपने कि यू के साथ फिर हमेशा जो लगना है वो प्लूरल लगना है, सिंगुलर भी हो सकता है। यू आर अ स्टूडेंट, यू यहाँ एक के लिए है, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक तालिब इल्म हो, यानी यू जो है वो आ स्टूडेंट के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे यू आर आ स्टूडेंट, आ स्टूडेंट, अगर हम यू आर स्टूडेंट्स बोल दें तो अब यू जमा के लिए हो जाता है। यू आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए यू बोला गया। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि यू सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, लेकिन जो है वर्ब इसके साथ जो लगता है वो हमेशा प्लूरल ही लगता है। ये यू के लिए भी याद रखें, यू के साथ हमेशा वर्ब कौन सा आता है, प्लूरल आता है। यू में सिंगुलर भी है, यू में प्लूरल भी है। वी के साथ प्लूरल। आई के साथ हमेशा एक अलग सलूक, जैसे सिंगुलर प्लूरल के लिए सब हो गया, आई एम जो है वो आई के लिए बना हुआ है, यानी ये बिल्कुल अलग। तो ये याद रखें, आई के लिए क्या लगना है, इधर से जो है मैं, हम, आप, वो और इसके बाद जो है एक और कंजुगेशन है राइट की। जैसे आई एम राइडिंग, वी आर राइडिंग, फिर क्या है, यू आर राइडिंग, ही इज राइडिंग, शी इज राइडिंग, इट इज राइडिंग, दे आर राइडिंग। तो यहाँ पे भी आप वही देख सकते हैं कि किस किस के साथ कौन कौन सा मैंने इस्तेमाल किया है। आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर, और ही शी इट के साथ इज। यानी जो प्रोनाउंस हैं ये ऑल प्रोनाउंस है हमारे पास। आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी इट थर्ड पर्सन होता है, और दे जो है, ही शी इट और दे जो है थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में दो होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में भी दो ही होते हैं वैसे, यू, यानी एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए, और थर्ड पर्सन में भी दो ही होते हैं, एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए होता है ही शी और इट, और प्लूरल के लिए होता है दे। हर पर्सन जो है दो होते हैं प्रोनाउंस, उसमें याद रख लें, हर पर्सन में दो प्रोनाउंस होते हैं, एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए। तो इस फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए आई है, प्लूरल के लिए वी है, फर्स्ट पर्सन। और ये फर्स्ट पर्सन जो होता है ये मुतकल्लिम का होता है, मुतकल्लिम का सीगा होता है, यानी कलाम करने वाला, बात करने वाला। तो ये जैसे मैं बात करूंगा तो मैं अपने लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जो ज़मीर इस्तेमाल करूंगा, वो मेरे फर्स्ट पर्सन होंगे, मुतकल्लिम होंगे। जैसे आई, मैं, वी, यानी मैं और मेरे साथ और लोग। तो ये आई अगर एक के लिए यानी मुतकल्लिम एक है तो आई, मुतकल्लिम ज्यादा है, ये ऐसे होता है आई, आई वी, यानी हम ज्यादा, आई एक, वी ज्यादा। अब यू, यू, यू तुम, यानी जिससे आप बात कर रहे होते हैं, मुखातिब या हाजिर, जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं या जो हाजिर है, मौजूद है, जिससे आप बात कर रहे हैं, यू, उसके लिए आपने यू लगाना है। यानी वो सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है। थर्ड पर्सन में जो गायब है, थर्ड पर्सन क्या होता है, गायब है, गैर हाजिर है, जो वहां पे मौजूद नहीं है, उसकी बात करें। अगर वो एक मर्द हो तो ही, अगर एक औरत हो तो शी, अगर एक जानवर हो, जानदार हो तो इट,
और अगर ज्यादा हो तो दे। तो वो आपने गैर हाजिर के लिए भी वही, वाहिद के लिए ही शी इट हो सकता है, और जमा के लिए दे हो सकता है। तो 3 पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। तीनों पर्सन, तीनों सीधे आप अच्छे से याद रख लिया करें। उसके बाद हमेशा इसी तरतीब के साथ लगा के कन्जुगेशन किया करें। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की करनी है तो आई एम आर, इज एम आर, ये तीन होने हैं हेल्पिंग वर्ब, इन्होंने ही आना है। बी की हालतें, बी की हालतें इज एम आर। अब आई के साथ एम आ रहा है, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, इट के साथ इज और दे के साथ आर। ये वैसे तो वन क्लास में याद हो जाने थे, लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम चल रहा है वो उल्टा ही चल रहा है। गैप्स इतने आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे कभी के हैं, कुछ बच्चे कभी के होते हैं, कभी किताबें कोई कुछ की कुछ थे, मतलब बहुत कुछ अजीब चल रहा है, जिस वजह से हमारा निज़ाम तलीम जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न या एडवांस या म्यारी तलीम जो है वो ख़ास नहीं क्रिएट हो पा रहा। कुछ जो है उस्ताद हैं, तो उस्ताद हमारे वो हैं जो बहुत पहले के थे, जब इंग्लिश, अब जैसे मैं खुद हूँ, तो हमारी इंग्लिश जब शुरू हुई थी तो वो 6 क्लास में शुरू हुई थी, और जो हमें टेंस करवाए गए थे वो मैट्रिक में आके हल्के फुल्के करवाए गए थे, 8वीं में या 9th 10th में आके वो थोड़े बहुत टेंस के नाम और थोड़ी बहुत पहचान और ये। और यकीन करें, अब साफ ज़रा मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने भी तो वैसे पढ़ाना था, मेरे साथ की जितने वो वैसे जिससे उन्होंने पढ़े थे वैसे ही पढ़ा 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 के 100 साल गुजर जाएगा, वैसे ही पढ़ाते रहेंगे। अपडेट नहीं नॉलेज करते लोग, अपग्रेड नहीं करते अपने आप को, मेथड चेंज नहीं करते हैं, वही उसी पे रहते हैं जिस पे स्टक है। तो अब उस वक्त का बच्चा जब था वो मैट्रिक छठी में इंग्लिश को हाथ लगाता था, 7वीं 8वीं 9वीं तक वो छठी छठी में एबीसी सीखता था, 7वीं 8वीं और 9वीं में 10th सीख रहा होता था। अब खुद सोचें, अब हम अपने बच्चे को कब से सिखा रहे हैं? एबीसी तो उसको घर से सिखा देते हैं। तो वो जो 10th हम 9वीं 10वीं में जाके करते थे, हक तो अब ये बनता है कि वो अब तीसरी चौथी में होने चाहिए। अब लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहां वही टेंस जो है चौथी पांचवी में आए पड़े हैं, करवा रहे हैं। हमारे यहाँ अभी भी वही मैट्रिक में ही पढ़े हैं। क्यों? सारी किताबें चेंज होती हैं लेकिन इंग्लिश की ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए नहीं चेंज हो रही, वो टेंस वैसे के वैसे रखे हुए। अब हाँ, ग्रामर को बुक में डाल दिया है, लेकिन वहां भी बस खाना पूरी के लिए कोई मतलब उस्ताद पे डाल दिया कि तुमने पढ़ाना है। तो उसमें से यकीन करें, मैं आपको अगर बुक का पेज शेयर करूं तो एक पेज के ऊपर 12 टेंसेस को उसने समरी लिख दी है, बस ये 12 टेंस ये है। और मुझे एक टेंस के ऊपर 1 घंटे की वीडियो बनाना पड़ रही है, और 1 घंटे की वीडियो मतलब एक अच्छी लंबी खासी किताब होता है एक टेंस के ऊपर, यानी एक अच्छी 5-10 हज़ार अल्फाज में बोल रहा हूँ। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है हमारे यहाँ गुड़ मुड़ हुई पड़ी हैं, आगे पीछे हुई पड़ी हैं, नहीं पता चल रहा कौन सी चीज कहाँ पे करनी थी, कौन सी किसको। मैंने तो मैट्रिक में किया, मुझे मैट्रिक में भी नहीं आया, तो मेरे बच्चे को मैं 1 में ना आया, 7 में ना आया, तो मैंने क्या करना है? अब हमारे जो मेयार हैं, जो हमारे तकाजे हैं, वो भी नहीं बदल रहे। अब हालांकि तकाजे बदलने चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, अब आपकी डिमांड बदलनी चाहिए। बच्चे, मेरे बच्चे को 5वीं में अच्छे टेंस आने चाहिए। नहीं, हमने अभी भी रखा हुआ है 9वीं 10वीं में जाके आएंगे। वक्त बदल चुका है। हर अच्छे टेंस आप 1 क्लास से शुरू हो जाते हैं, अच्छी किताबें ऐसी लगवा रखी जहाँ 1 क्लास से शुरू हो रहे हैं, फिर वहां फिर वो स्किप, वो वही स्किप स्किप, फिर किताब ही ना लगवाओ, तो सादा लगवाओ जिसमें वो हो ही ना। बहरहाल, तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन जो होते हैं 3 होते हैं, आई वी एक फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट थर्ड पर्सन है। आप इस प्रोनाउन में अगर गिनती कर लें तो वो भी आसान है। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यू वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू फर्स्ट पर्सन जो है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, दे थर्ड पर्सन प्लूरल। इसके साथ आप लगाना सीख जाए, जो सिंगुलर का लफ्ज है, जो पर्सन सिंगुलर है तो इस लगेगा, जो प्लूरल है तो आर लगेगा। आई को छोड़ के एक्सेप्शन पे इस्तिस्ना उसको हासिल है। इसके बाद है हमारे पास एक और कॉन्जुगेशन है, एक और गर्दान है। अब मैंने उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। ऑब्जेक्ट जरा आपको काम, ड्रिंक के ऑब्जेक्ट क्या क्या मुमकिन हो सकते हैं वो आपको थोड़ा और फायदा हो जाएगा। इस तरह से आप यानी कि बच्चे को जो है ऑब्जेक्ट लगाना सिखाएं। पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, अब ऑब्जेक्ट लगाना सीख जाता है बच्चा, और इस तरीके से वो अपना जुमला जो है, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक, ओ सॉरी, आई एम ड्रिंकिंग
फिजी ड्रिंक मैं पानी पी रहा हूँ, या मैं पानी पी रहा हूँ नहीं, मैं बल्कि ठंडा जो है कोई मशरूब पी रहा हूँ, जैसे कोका कोला होता है, सेवन अप होती है, तो ठंडा मशरूब को फिजी ड्रिंक्स बोला जाता है। आई एम ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक, यानी मैं कोई ठंडा मशरूब पी रहा हूँ, जैसे कोक या सेवन अप या कोई क्या नाम होता है उसका, वो जो बिच्छू वाली होती है, स्टिंग, हाँ स्टिंग वगैरह ऐसी। तो फिजी ड्रिंक जूस, टी, मिल्क, कॉफी, सोडा, वाटर जो भी आप पी रहे हो आप उसके साथ यही लगाएंगे, लेकिन पीछे सारा का सारा वही सेम रहता है, आगे ये ऑब्जेक्ट बदलते जाते हैं। हाँ, अगर आपने यहाँ से फर्ज करें आई की जगह आपने यू लगाना है, तो फिर ये यू आर ड्रिंकिंग वाट, यहाँ से कुछ भी ले लें, यू आर ड्रिंकिंग सोडा, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, यू आर ड्रिंकिंग टी, यू आर ड्रिंकिंग जूस, यू आर ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक। अगर द बॉय इज, अगर बॉय के बाद द बॉय इज ड्रिंकिंग व्हाट, द बॉय इज ड्रिंकिंग फिजी ड्रिंक, द बॉय इज ड्रिंकिंग टी, द बॉय इज ड्रिंकिंग कॉफी, द बॉय इज ड्रिंकिंग सोडा। दैट्स मीन कि आप यहाँ से जो भी लेंगे, अब ये यही बात आपको सीखना होती है कि यू लिया तो आर लेना है, ही लेना है या शी लेना है तो इज लेना है, इस तरह आपने ध्यान रखिए। आगे ये ड्रिंकिंग नहीं तब्दील होता, चौथी फॉर्म नहीं तब्दील होती, ये याद रखें। यहाँ पे जो ये ऑक्सिलियरी वर्ब होगा, ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब होगा, ये आपको बताएगा टेंस कौन सा है। आप इसका टेंस देखें, इज एम आर है, ये प्रेजेंट में होते हैं, वाज वर पास्ट में होते हैं, तो ये इसका टेंस कौन सा प्रेजेंट है। और ये इंग फॉर्म जो ये आपको बताती है कि ये ऑन गोइंग एक्शन है। इंग फॉर्म ऑन गोइंग एक्शन की निशानी होती है, ये भी याद रखना है। तो इसके जो है प्रेजेंट यहां से पता चलेगा आपको, और जो है कंटिन्यूअस है इस फॉर्म से, मेन वर्ब से पता चलेगा। और एक और बात याद, इज एम आर को जो ये इज एम आर जो लिए गए हैं, ये बी की हालतें हैं। बी को इज एम और आर बोला जाता है, यानी बी के ये बराबर है। अब क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि इनको एग्रीमेंट देना होता है हमें। बी तो है, वो बी है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, एक ही हो गया। अब आपने साथ सिंगुलर, आपने तो वही मसला है कि सिंगुलर की क्या लगाया, तो बी में से इज बना लिया, बी में से ही उसका है, और आर प्लूरल के लिए बना लिया। आई जो हमेशा वो आपको पता है कि ये अलग ही अपनी होती है, तो इसकी आई के लिए एम उन्होंने क्रिएट किया, तो ये होता है। लेकिन ये है बी, बी है, इन बी की हालत इज एम आर। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका क्या काम है वो समझ ले जुमले में, और ये टेंस बताता है और सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करने के लिए होता है, और मेन वर्ब जो है वो आपको एस्पेक्ट बताता है। जी, ये चीजें अब यहां से ही आप समझ सकते हैं, सारा टेंस आपको एक जुमले से समझ आ जाता है। लेकिन हमें वो क्या है कि खबर डालने की आदत है, हमने फिर बस लगे रहना है समय बोल। खैर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो इतना अरसा स्टडी किया, तजर्बा किया, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। टेंस सिखाना तो एक जुमला सीख लो, मैं कहता हूँ टेंस आ जाएगा, एक मिसाल 5 मिनट की काम है। लेकिन क्या है कि वो नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करना, ताकि आपकी भी जो कमांड है वो भी इसी तरह बने, बहुत अच्छे से कमांड बने, इसलिए मैं तफसीली बता रहा हूँ। देखिए, आप ये देखें, ड्रिंकिंग है, मैंने आपको बोला ये क्या एस्पेक्ट बताएगा, आर क्या बताएगा, ये आपको टेंस बताएगा, इज एम आर आपको बताएंगे टेंस कौन सा। आप इज एम आर कौन से टेंस में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। ये इंग फॉर्म जो है ये आपको बताएगी, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या चौथी फॉर्म इसको कहते हैं, जो भी नाम याद रखना चाहते हैं रखें। ये आपको बताएगी इसका एस्पेक्ट जो है वो ऑन गोइंग यानी जारी है, बस इतनी सी बात। और ये इज एम आर जब टेंस को बताते हैं तो ये अलग अलग क्यों इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि इनको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना होता है। अब वी के साथ जमा लेना था तो आर लगाना है हमने, बस इतनी सी बात है, सब समझ आ जाता है। आगे देखते जाना। ये इज एम, इज एम जो है वो सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब आर है। दोबारा से बता रहा हूँ, प्लूरल वर्ब जमा जो है वो आर है, और इज एम जो है वो सिंगुलर है। एम आई के साथ जाएगा, बाकी इज आप हिसाब किताब करते रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये यहां से सॉरी स्लाइड गलत आ गई है जी। उर्दू में पहचान, मैं स्कूल जा रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, ये स्कूल जा रहे हैं, अली स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। ये एंड पे आप रेड कलर को देखें, आप जा रहा है, जाना से जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहा है, जा रही है, जा रहा है, जा रहे हैं, जा रहा है, जा रहे हैं, यही है। यानी अगर आप इसका आखिरी लफ्ज देखें तो एंड पे क्या है, हो है, हूं है, इस तरह के। अब ये जो आखिरी लफ्ज होता है ये क्या बताता है,
ये आपको जमाना बताता है। उर्दू में ये आपको जमाना बताता है। ये इसका जमाना कौन सा है? मैं कहता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे इसका जमाना बताओ, तो आप कहोगे हूँ तो मतलब ये मादी तो नहीं है, हाल ही है। जमाना तो आपने पहचान कर लिया, हाल है। अब इसका जो है एस्पेक्ट बताओ। जा रहा, जा रहा मतलब रहा का खुद मतलब आपको पता होगा कि ये जो काम है ये जारी है। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, रहा का लफ्ज लगाते हैं उसमें, रहा, रहे, रही। मेरे ख्याल में कोई आप एक गर्दान याद कर लें, उसके बाद में पहचान करना भी जुमले, कोई भी जुमला होगा वो इसमें से शुरू होगा और एंड उसने इसी पे जाके होना है। रहा है, रही है यहाँ। लेकिन जा, जाना से जा रहा है, गाना से गा रहा है, पीना से पी रहा है, लिखना से लिख रहा है। लिखना आपका मसदर होता है, उससे आपने ये बना लेना है। लिखना आपका फेल है, बुनियादी फेल जो बेस फॉर्म में होता है, उर्दू में वो लिखना होता है। इंग्लिश में होता है राइट, टू राइट, टू राइट। ये इंग्लिश में बुनियादी फेल जो है टू राइट है, या राइट इसको हम बेस फॉर्म, टू राइट की बेस फॉर्म पहली फॉर्म जो बनती है वो राइट बनती है, तो हम राइट को ले लेते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश में है वो तो टू राइट हो गया, उसकी आगे हालतें बनती हैं। जो उर्दू में होता है वो लिखना होता है। लिखना, पढ़ना, इस नून लिखना एंड पे आता है और पीछे फेल होता है, वो बुनियादी होता है जिसको हम मस्दर बोलते हैं। मस्दर जो है उससे फिर आपने देखना होता है कि मस्दर हमारे पास क्या है, जाना। जाना से आप उर्दू में जो फेल हाल जारी है उसमें कैसे जुमले बनेंगे, जा रहा है, जा रहे, जाना से जा रहा है, जा रहे हैं, इस तरह के बनेंगे। अब जाना से मैं आपको इसके साथ भी बता देता हूं, जो फेल हाल मुतलिक था, जिन पिछला टेंस जो हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें जाना से जाता हूं, जाना से जाते हैं, इधर जाना से जा रहा हूं, बस इतना। ये जाना से इसमें ये बनता है और इसमें ये बनता है। ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है और ये हमारे पास इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में ऐसे और कंटिन्यूअस में ऐसे। अब बात ये आ जाती है कि बाद औकात बच्चे जो है वो फिर कहते हैं कि ये जा रहा हूं तो है, फिर ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, वो इसको भी कंटिन्यूअस बना बैठते हैं। तो मैंने अभी इस टेंस में हमने बाद में आना था, लेकिन मैंने पहले स्लाइड बना के आपको समझाने की कोशिश कर दी कि कम से कम ये उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो। इसमें जो है मैं सुबह, देखिए एक होता है मैं स्कूल जा रहा हूं, एक है मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें जो वक्त का इजाफा हो जाएगा तो ये अब फेल हाल जारी नहीं रहेगा, बल्कि फेल हाल मुकम्मल जारी हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगी, इतनी सी बात है। एंड उसका ऑनगोइंग एक्शन है, इसमें भी वही ऑनगोइंग एक्शन है, लेकिन इसमें शुरू होने का वक्त होता है, स्टार्टेड कब शुरू हुआ था ये इसमें बताते हैं। और कंटिन्यू जो सिंपल होता है उसमें बस कंटिन्यू ऑनगोइंग को बताया जाता है, एस्पेक्ट को, उसमें साथ वक्त को मेंशन नहीं किया जाता। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। वो कल से काले जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इसमें एंड तो वही जा रहे हैं लेकिन साथ में वक्त है, इसलिए आपने इसका जो टेंस है वो ये कहना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तीनों टेंस की मेरे ख्याल में आपको जो गर्दान थोड़ी बहुत समझ आ जानी चाहिए। जाता है, जा रहा है, जा रहा है 2 साल से, 3 साल से, इस तरह, बस इतना सा। इंडिकेशन ऑफ द टेंस है इज जो फार्मूला है, जो इंग्लिश में अगर आपको पहचान करनी है, इंग्लिश में जुमले लिखे हुए हैं तो आप उसको कैसे पहचान करेंगे कि ये जुमला किस टेंस का है, तो वो मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ। इज एम आर आएगा, उसके बाद इन फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। वर्ब को आपने पहचान कर लेना, वर्ब में इज एम आर के बाद इन फॉर्म है, तो आपको होगा ये जो जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला। जैसे वी आर बाइंग सम बुक्स, इसमें इज एम आर के बाद बाइंग लगा हुआ है, यानी आई एन जी फॉर्म लगी हुई है। फॉर्मेशन मेथड्स हैं असर्टिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए एसएमआर, और उसके बाद इंक फॉर्म लगेगी। जो मुस्बत जुमले होते हैं उनके लिए यही है। नीचे मैंने बहुत सी मिसालें दे दी हैं, आप देख सकते हैं। आई एम लर्निंग, उससे पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं कि इज एम आर के बाद आई एन जी लगाना है, वी के साथ आर लगना है, शी के साथ इज, और आगे जो है बाकी जो ये ब्लैक कलर की होती है अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर वर्ड्स हैं, ये बाद में लगने होते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर रखें। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन मेथड में है नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, सिर्फ इज एम आर के बाद आपने डाल लगा देना और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा देनी, कुछ भी नहीं। अब ये देखिए इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, यार मैं तो कहता हूँ कि वही मैंने तो आपको एक ही बात
दरिया को कुछ में बंद करके पेश कर दी हुई कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दो, अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगा दो। ये एग्रीमेंट है, उनको मिलाना है बस, और कोई बात नहीं है। ही के साथ ही सिंगुलर है, इज लगेगा, शी इज सिंगुलर है, और जो है आर प्लूरल है, आई के साथ आप एम लगाओ बस। रट्टे मारते हो, याद करते रहो आप जी। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप उसकी मिसालें देख लें। आई एम नॉट लर्निंग माई लेसन, वी आर नॉट प्रेइंग टू गॉड। यानी कि आप ये जो नॉट की प्लेस है ना, ये याद रख लें, ये कहाँ भी होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज एम आर के फौरन बाद होती है, ये याद रख लें। अगर सवाल बनाना है तो सबसे पहले इज एम आर शुरू में चला जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, उसके बाद इंग फॉर्म आएगी। इसमें कोई इतनी बड़ी, यानी कि आर यू गोइंग, इज ही राइडिंग, व्हेन अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो सबसे पहले जाते होते, व्हेन इज ही गेटिंग अप। फिर हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ड। सॉरी, यहाँ पे इंडेफिनिट को चेंज नहीं किया, दरअसल आज बहुत थका हुआ था, और बहुत, यहाँ पे इंडेफिनिट जो है ये इंडेफिनिट नहीं है, बल्कि हमारे पास यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे हमारे पास इंडेफिनिट नहीं, बल्कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस के हैं। इंडेफिनिट नहीं है, यूजेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं टेंस, बल्कि ये यूजेस ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके कीवर्ड्स हैं, किसके कीवर्ड्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ये जो है कीवर्ड जो हैं, यकीन करें ये बहुत अहम है, और बहुत मेहनत से सिलेक्ट किए गए हैं, बहुत मेहनत से चुने गए हैं, और ये मैट्रिक के सवाल होते हैं, उनमें जरूर आते हैं, 9th में भी आते हैं, वैसे भी अभी इनका पता होना चाहिए। एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल, एटसेट्रा। वो इस तरह के अल्फाज लगा देते हैं, कीवर्ड अंदर डाल देते हैं, और टेंस का जो वर्ब होता है वो पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा। बच्चे को यकीन करे नहीं आता, आई के बाद खाली जगह छोड़ दी, और जो है फिर उसके बाद पूछ लिया एट प्रेजेंट लगा दिया। तो यकीन करें एट प्रेजेंट बच्चे को कोई समझ नहीं आती, नीचे से 4 ऑप्शन होते हैं, जिधर जाओ वही लगता है। तो इसलिए आपने ये जरूर कीवर्ड्स आपने याद करने हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे आगे। तो फॉर, अब इसका इस्तेमाल, जो सबसे अहम और बुनियादी बात है वो यही है, पीछे स्ट्रक्चर पे हम लोग 27 मिनट लगा चुके हैं। वो वो भी साधारण बच्चों को तो आपने पढ़ाना है ना किसी भी तरीके से। मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक नया आइडिया दे रहा हूँ, एक थोड़ा सा आपकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बच्चे को अगर इस तरह करेंगे तो वो बच्चा जल्दी टेंस सीखेगा और आसानी के साथ सीखेगा। कुछ दिन उनसे बच्चों से गर्दान करवाते रहें टेंस की, उर्दू में करवाते रहें, फिर इंग्लिश में करवाते रहें, फिर उनको जो है आप फार्मूला सिखा दें, फिर फार्मूला के बाद उनसे ट्रांसलेशन करवाना शुरू कर दें, फिर यूजेज सिखा दें, और फिर उनको कहें कि आप खुद जुमले बनाना शुरू करो। यानी टेंस को मतलब ये है कि आप पहले सारे टेंसेस की गर्दान ही करवाते रहें, बेशक एक दिन नाम याद करवाएं, 2 दिन नाम याद करवाएं, फिर गर्दान करवाते रहें हर टेंस की, फिर जो है जब टेंसेस की गर्दान हो जाए तो फिर फार्मूला सिखाने शुरू कर दें सब टेंस, मतलब इस तरह लेके चलें, एक टाइम में एक चीज को लेके चलें। बहरहाल, तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो इस्तेमाल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम बात इस वीडियो की यही है कि फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर कोई काम जब आप बात करेंगे जारी होगा, तो उसके लिए आपने ये वाला यानी इज एम आर के बाद इंग फॉर्म लगा के बतानी है उस सेक्शन को। जैसे मैं अब एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, इसमें वो वर्ड्स भी आ रहे हैं, वो भी याद रखें, नाउ आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसका क्या मतलब, आई एम रीडिंग अ बुक, ये आप उसी वक्त बोलेंगे जब आप वो एक्शन कर रहे हैं और आप उस काम के मिडल में हैं, ना वो खत्म हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगली बार भी याद रखें वो खत्म हो जाएगा। ये याद रखना है आपने, वो परमानेंट टेम्परेरी एक्शन है आपका, यानी उसने खत्म होना है, मिडल में है, और कुछ देर बाद वो स्टॉप भी हो जाना है। उस काम को बताने के लिए आपने इज एम आर के बाद इंग फॉर्म लगानी है, या यूं कह लें जो आप टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। कोई काम आप कर रहे हैं, आप उसको शुरू करते हैं, जैसे ही शुरू हो जाए आप उसको बताना चाहते हैं, कोई पूछ लेता है आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको बताना चाहते हैं, जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप अपना सब्जेक्ट लगाएं, जो भी है इज एम आर लगाएं, और उसके बाद एक फॉर्म लगा के उसको बता दें। जैसे मैं अब एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मैं ये उसी वक्त ही बोलूंगा जब मैं किताब पढ़ने का अमल कर रहा हूँगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे ये किताब लेता हूँ, ऐसे पढ़ता हूँ, तो कोई मुझसे पूछा पढ़ा रही हो,
तो मैं बोलूंगा आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, आई एम रीडिंग अ बुक। यानी ये काम जब मैं कर रहा हूँगा उस वक्त ही मैंने बोलना है, ये कोई ऐसे नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के होते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकली भी सीखना होता है। अच्छा, फिर वो कहता है शी इज कुकिंग डिनर एट द मोमेंट, वो इस वक्त खाना पका रही है, ये आप उसी वक्त ही वो बोल सकती हैं, आप उसके बारे में उस वक्त वेयर इज योर मॉम, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर मदर, आपकी माँ कहाँ है, तो आप उस वक्त वो बोल देते हो वो किचन में काम कर रही है, रात का टाइम है, आप कहते हैं शी इज कुकिंग डिनर एट द मोमेंट, इस वक्त। बट लेकिन ये आप समझ के रखें कि ये वो एक्चुअल में उस वक्त वो हैपनिंग होना जरूरी है काम, और आप वो कर रहा है यानी खत्म नहीं कर दिया होता, फिर अगर खत्म कर देगा तो फिर यही आगे हम चलेंगे। वो इस वक्त जो है बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, ये उस वक्त ही आप बोलेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, पिछला पैर है या स्कूल का है तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन, आपसे कोई पूछते थे तो आप कहते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, they are playing, the children are playing football in the ground, या they are playing football in the ground, ये उस वक्त ही आप बोलेंगे जब वो उधर वो कर रहे होंगे, इधर आपसे कोई पूछ लेता है तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये मैं अब नहीं बोल सकता, अब मैं धूप निकल खड़ी है, अब मैं ये बोल इट इज रेनिंग आउटसाइड, आप कहेंगे ओ ये सर भी क्या हो गया, खैर तो है इस वक्त बारिश हो रही है। मकसद ये है कि ये सिखाना है कि ये आपने उस वक्त बोलना है जब बाहर एक्चुअल में बारिश हो रही होगी, आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द वेदर देयर, आपके पास मौसम कैसा है, तो आप कहते हो इट इज रेनिंग हियर, इट इज रेनिंग आउटसाइड। हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। अभी आप यू कह सकते हैं वी आर, जैसे हम कर रहे हैं वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस राइट नाउ। पहला इस्तेमाल इसका ऑन गोइंग एक्शन, एक्शन इन प्रोग्रेस, हैपनिंग राइट नाउ, जो भी आप बोल रहे हैं। दूसरा इस्तेमाल, इसका जो दूसरा इस्तेमाल है ये उन एक्शंस को टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस, ऑनगोइंग है बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रोग्रेस में है लेकिन अभी नहीं हो रहा है। वो कैसे, अब जरा मिसालों को गौर से देखना। आई एम राइटिंग अ न्यू बुक दीज डेज, मैं इन दिनों एक नई किताब लिख रहा हूं, इस वक्त अभी मैं नहीं काम कर रहा, अभी मैं नहीं कर रहा लेकिन मैंने शुरू किया हुआ है, मैंने शाम को बैठ के थोड़ी लिखी थी, पिछले दिन थोड़ी सी लिखी है, आगे भी लिखूंगा, यानी ये काम मैंने किताब लिखने का काम एक्चुअली में शुरू किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने शुरू किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने वाकई में ऐसे काम शुरू किया हुआ है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम राइटिंग अ न्यू बुक दीज डेज। अच्छा, अभी ही इज स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर, अभी आपका कोई बच्चा है, कोई बहन है, कोई भाई है, वो बाहर की शहर में पढ़ रहा है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो कोई पूछ लेता है वेयर इज योर ब्रदर, व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग, आपका भाई क्या कर रहा है, तो आप जो जवाब देंगे वो आप यही होगा ही इज स्टडीइंग टू बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। यानी ये प्रोग्रेस में है, लेकिन अब देखिए जब हम बोलेंगे तो वो जरूरत नहीं कि उस वक्त किताबें खोल के बैठा होता है, ये चीज समझना है। वो शहर में एक नया घर बना रहे हैं, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस इन द सिटी, अब घर बनाने में भी वक्त लग जाता है, शुरू तो हो गया है ना, कभी बन रहा होता है, कभी ब्रेक आ जाती है, कभी बन रहा होता है, महीना 6 महीने साल लग जाता है, तो जब तक वो काम शुरू हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप ये बोलते हैं शी इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव दिस मंथ, वो इस महीने में ड्राइव करना सीख रही है, गाड़ी चलाना सीख रही है। मेरा दोस्त इस वक्त नौकरी तलाश कर रहा है, माई फ्रेंड इज लुकिंग फॉर अ जॉब एट द मोमेंट, अभी वो तलाश कर रहा है, अभी जरूरी नहीं कि अभी वो खाना खा रहा हो तो आपको यार ये तो खाना खा रहा है और तुम कह रहे हो नौकरी तलाश कर रहा है, वो काम यही समझना है आपने, है तो प्रोग्रेस में बट नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और मे बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, उस वक्त भी शायद वो कर रहा हो, तो फिर ऐसा नहीं कि ये नहीं, लेकिन ये एक लॉन्गर एक्शन होता है जो इंटरवल्स में हो रहा होता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बातों को बर्दाश्त किया। तो अगर हम इस जो टेंस हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा खुलासा करें तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ अगर देखें खुद गिन लेना कितने जुमलों में कितने लफ्जों में ये कवर हो जाता है, और कितने आप टाइम नोट करें 34 सेकंड हुए हैं और आप यहाँ से आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है,
इज एम आर लगाना है, इंक फॉर्म लगानी है। नफी बनाना है तो इज एम आर के बाद नाट लगाना है और इंक फॉर्म लगानी है। सवालिया बनाना है तो इज एम आर को शुरू में ले जाना है, सब्जेक्ट लगाना है, इंक फॉर्म लगानी है। उर्दू में जो जुमला होता है वो आपको खुद बता देगा कि मैं फिलहाल का हूँ और जारी का हूँ। आप जुमला बोलेंगे तो पता चल जाएगा। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। लेकिन अगर वो आ जाएगा मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस फिलहाल जारी का नहीं होगा, फिर वो किसी और बात हो। तो और इसका इस्तेमाल बहुत सादा सा है। जो काम आप कर रहे होते हैं बस उसी को आपने बताना है। जो काम कर रहे हैं जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, आप उस काम के मिडल में हैं, मतलब आप मिडल मतलब करीब हैं, खत्म करने वाले हैं। मतलब मिडल का यही मतलब होता है कि आप ना फिनिश किया, ना करीब से आगे आ गए हैं और एंड से थोड़ा पीछे हैं, यही मिडल होता है। बिल्कुल दरमियान मतलब नहीं कि किसी चीज का सेंटर जो बनता है, आधा इधर आधा उसके दरमियान नहीं। मिडल मतलब शुरू होने से आगे है और खत्म होने से थोड़ा पीछे खड़े हैं। बहरहाल इस दरमियान में आप जहाँ भी हैं, तो ये इतनी सी बात है। और एक और सिचुएशन जो थी मैंने आपको बताई थी कि कोई काम ऐसा तो है जो आप कर रहे हैं लेकिन वो उस वक्त बेशक आप नहीं कर रहे होते, तो उसको बताने के लिए जैसे मैंने कहा था मैं एक किताब लिख रहा हूँ, तो बेशक इस वक्त मैं नहीं लिख रहा, लेकिन तो मैं इसके लिए यही बोलूंगा इज एम आर के बाद आई एन जी फॉर्म लगाऊंगा। मेरे ख्याल में आपको काफी समझ आ चुकी होगी, और 1 मिनट लगा है, 2 मिनट लगे हैं और सारा खुलासा हो गया है। अगर आप भी इसी तरीके से इस टेंस को सीख लें तो आपको भी देखिए, मैं तो आपसे एक बात ही कर रहा हूँ ना कि हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारी आने वाली नस्लें और बच्चों के लिए फायदेमंद हो। मेरी तो ये हम ये आप सब, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का जो अहमदपुर में रहता है, उनको चाहिए कि वो भी अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, अपना सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म बनाएं, अपने लेक्चर वीडियो में बना के भी लेकर आए। क्योंकि आपको पता है कि अब इस तरह की जो बात है वो मैं क्लास में नहीं बैठ के कर सकता। क्लास का और माहौल होता है, ये ना करो, वो ना करो, ऐसे ना करो, वो करो। अब घंटी बज गई, अब ये हो गया, इतनी बात करने के लिए बच्चा आपको नहीं मिलता कि घंटा आपकी वो सुने, 40 मिनट वो आपको सुने। वो कहते हैं ना कि उस्ताद ने कहा सब आज कोई भी नहीं बात करेगा, और फिर खुद 40 मिनट तक बोलता रहा। तो ये चीजें आप देख लें कि अगर आप लोग भी अपने लेक्चर वीडियो इस तरह से, तो मतलब होगा क्या, आपके जो इल्म है उससे दूसरे लोग भी फायदा उठाएंगे। टीचर्स को भी फायदा होगा, स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, सीखेंगे, नया कुछ सीखेगा कोई, कोई बात आप ही नहीं मिलेगी कोई। तो आप अपना जो एक इल्म है वो उसको फैलाएं। बेशक हम फिजिकल क्लासों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ऑनलाइन की तरफ ही इस तरह के जो लेक्चर्स होते हैं वो थोड़े बहुत करके अगर आप भी करें, तो इसका एक वक्त आएगा हमें बहुत फायदा होने वाला होता है। अपने तजुर्बात को शेयर करें, कोई फिजिक्स का, कोई मैथ का, कोई केमिस्ट्री का, तो वो अपने तो उससे दूसरों को क्या होगा, सीखने का मौका भी मिलेगा, और जिस तरफ दुनिया जा रही है हम दुनिया के साथ चलने वाले भी बन जाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। तो अ, अगर हम देखें तो आज जो हमने टेंस किया है उस टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, टेंस का नाम, टेंस जो है उसका प्रेजेंट है और एस्पेक्ट उसका कंटिन्यूस है। और इज एम आर लगाना है, उसके बाद आई एन जी फॉर्म लगानी है। नेगेटिव बनाना है तो इज एम आर के बाद नाट लगाना है और फिर इंक फॉर्म रखनी है। सवालिया बनाना है तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लेके चला जाना है, बाकी जुमला वैसे का वैसे रहना है। जो काम होते हैं वो कौन से होते हैं, जो काम आप कर रहे होते हैं, जारी होते हैं, उनको बताने के लिए। अभी वो खत्म नहीं हुए होते, शुरू तो हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए, आप दरमियान में हैं, तो उनको बताना है। क्या एक और था, जो काम आप कर तो रहे हैं बेशक आप उस वक्त शुरू वो नहीं कर रहे होते, तो उसको भी बताने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था मैं किताब लिख रहा हूँ, जो है मैं घर बनवा रहा हूँ, वो घर बना रहे हैं। तो इस तरह के जो जुमले हैं, चाहे बोले जाने के वक्त वो नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनको बताना होता है। तो इसकी एक्टिविटी जो है सबसे खूबसूरत यही होती है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं आपने शुरू करना है और थोड़ी देर के लिए रुक जाना है और उसको लिख लेना है। यानी जैसे मैं अभी जो है आई एम रिकॉर्डिंग, मुझे जो काम कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर। अगर मैं अब अभी लिखना शुरू कर दिया तो आई एम राइटिंग, लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। अच्छा, तो जो काम भी आप कर रहे होंगे उसको आपने एक्शन, फिर आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको तो टेंस की स्ट्रक्चर फार्मूला तो आ गया है। अब मसला जो आ रहा है वो क्या है, वो है वोकेबलरी का। अब आपको बहुत से एक्शन वर्ब से नहीं आ रहा है, तो एक्शन वर्ब फिर आपने क्या करना है, एक्शन वर्ब्स की कमी आपको पता चला। जैसे ही आपको ये पता चला कि मेरे एक्शन वर्ब कमजोर है, आप यूट्यूब पे जाएं, फौरन लिखें 50 एक्शन वर्ब्स और उनको सीख लें।
बड़ी मेहनत का काम होता है ज़बान सीखना, यकीन करें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत करेंगे तो आगे जाके चमकेंगे। क्योंकि अब जो दुनिया है आप देख रहे हैं कि अहमदपुर में से 2018 में कोई भी ऑनलाइन इतना नहीं कर रहा था, और आज हर घर में से हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन करके अच्छा कमा रहा है। तो आपका मुस्तकबिल भी इस तरफ जाए, उसके लिए ज़रूरी है। फिर वही बात है, ऑनलाइन पे अब आएगा तो हर कोई, कमाएगा कोई-कोई। फिर क्या होगा? आप कहेंगे ये ऑनलाइन कमा काम अच्छा नहीं है। अगर आपने आज से तैयारी ना की, मैंने देखा जिन बच्चों में कुदरती तौर पे वो इंग्लिश को सीखने की सलाहियत अच्छी थी, उन्होंने सीख लिया टाइम पे, आज वो अच्छा कमा रहे हैं। तो इसलिए लैंग्वेज को आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छा कर लें, क्योंकि कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, पूरी दुनिया की ज़बान बन चुकी है। कोई कोई भी बोली बोलता है लेकिन इंग्लिश को वो समझता है। तो इसलिए आप किसी दुनिया के किसी फर्द से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो। इंग्लिश अच्छी हो तो, ये जो हमारी है ये अच्छी नहीं है। ये तो एक बच्चों वाली इंग्लिश होती है, बाहर की दुनिया से आप जैसे बात करेंगे तो वो आप तो वो ट्रांसलेटर लगा के बैठेंगे। इसलिए आप लोग अपनी इंग्लिश को अच्छा करने का वक्त का इंतजार ना करें, वो आज ही है, वो अभी है।